हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त, जैसे कि अभी हम लोग डबल ए ओ के लिए पढ़ाई कर रहे हैं और डबल ए ओ का फुल फॉर्म है आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या फिर असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। तो इसी को हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं। जिनका भी एसएससी सीजीएल का टीयर 1 में अच्छा मार्क्स आया है तो उनको डबल ए ओ की तैयारी करनी चाहिए। तो इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये आज दूसरा वीडियो मिल रहा है। इससे पहले हम लोगों ने पहला वीडियो अपलोड किया जिसमें हम लोगों ने देखा कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और अकाउंटिंग का शुरुआत कैसे हुआ। और आज भी हम लोग उसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे और आज हम लोग पूरा टॉपिक को समझ जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद कल जो आप लोगों को वीडियो मिलेगा इसमें हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। जो इस चैप्टर से एमसीक्यू बन सकते हैं वो सारे एमसीक्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग थ्योरिकल बात करेंगे। जो भी हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आप लोग एमसीक्यू बना सकते हैं और हम लोग एमसीक्यू का डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो हम लोग का अभी की जो हेडिंग है ये लेखांकन की विशेषताएं है ना। हम लोग अभी देखेंगे लेखांकन की विशेषताएं। लेखांकन की विशेषताएं, लेखांकन की विशेषताएं, विशेषताएं, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोगों को यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए इसकी कितनी विशेषताएं हैं। तो इसकी कुल 6 विशेषताएं हैं। ठीक है, हम लोग वन बाय वन 6 विशेषता पर चर्चा करते हैं। तो देखिए क्या क्या विशेषता है। तो पहला विशेषता है कि लेन देनों का अभिलेखन करना। पहला क्या है कि लेन देनों का अभिलेखन करना। लेन देनों का अभिलेखन करना। अभिलेखन करना यानी कि जो भी लेन देन होता है उसको लिखा जाता है। अभिलेखन मतलब उसका रिकॉर्डिंग किया जाता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस, द ट्रांजेक्शंस। जितने भी लेन देन होंगे सभी को हम लोग लिखते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। दूसरी विशेषता क्या है कि दूसरी विशेषता है कि लेन देनों का मापन। लेन देनों का मापन, मापन इंग्लिश में इसको बोलते हैं कि मेजरमेंट ऑफ, मेजरमेंट ऑफ ट्रांजेक्शंस, ट्रांजेक्शंस। ठीक है, तीसरा इसका है लेन देनों का वर्गीकरण। लेन देनों का वर्गीकरण, वर्गीकरण यानी कि क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग दी ट्रांजेक्शंस। इसमें क्या होता है कि जो भी जिस कैटेगरी का है तो उसको उस कैटेगरी में हम लोग वर्गीकरण करते हैं। जैसे सेल्स को सेल्स का कैटेगरी में, परचेज को परचेज का कैटेगरी में, डेटर्स को डेटर्स का कैटेगरी में, क्रेडिटर्स को क्रेडिटर्स का कैटेगरी में। तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में उसको क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, इन सारे चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे आगे चल के। चौथा है इसका लेन देनों का संक्षिप्तीकरण। लेन देनों का, लेन देनों का संक्षिप्तीकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग समराइजिंग, समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस, द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। ठीक है, पांचवा याद रखिएगा, पांचवा है
विश्लेषण एवं निर्वचन, इसको हम लोग बोलते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग। और लास्ट में है हम लोगों का सूचनाओं का संप्रेषण, सूचनाओं का संप्रेषण, सूचनाओं का संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशंस। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये 6 विशेषताएं याद रखनी होगी कि लेखांकन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि आपको 3 को दिया रहेगा और एक कुछ अलग दिया रहेगा और बताना है कि इसमें से कौन सा लेखांकन की विशेषता नहीं है। तो इसलिए इसके टोटल 6 पॉइंट, आप लोगों को 6 पॉइंट याद रखना होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखिए क्या क्या पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि लेन देनों का अभिलेखन करना, यानी कि रिकॉर्डिंग दी ट्रांजेक्शंस, लेन देनों का मापन, मेजरमेंट ऑफ ट्रांजेक्शंस, लेन देनों का वर्गीकरण, क्लासिफाइंग दी ट्रांजेक्शंस, लेन देनों का संक्षिप्तीकरण यानी कि समराइजिंग दी बिजनेस ट्रांजेक्शंस, विश्लेषण एवं निर्वचन एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग, और सूचनाओं का संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आपको टोटल 6 पॉइंट याद रखना होगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को वही पढ़ाऊंगा जो आप लोगों का एग्जाम का पार्ट बनेगा। मैं इधर उधर का चीज़ें नहीं पढ़ाऊंगा, जो आप लोगों का एग्जाम का पार्ट नहीं बनेगा मैं उसको पढ़ाऊंगा ही नहीं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि पुस्तपालन लेखांकन तथा लेखाशास्त्र में संबंध, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन बुककीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, ठीक है। तो इसमें हम लोग अंतर को देखेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके लिए आप लोग एक वेन डायग्राम याद रख लीजिएगा, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेन डायग्राम है और इसका संबंध आप लोगों को वेन डायग्राम के द्वारा समझ में आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे छोटा एरिया होता है बुक कीपिंग का। किसका होता है? बुक कीपिंग का सबसे छोटा एरिया होता है। और बुक कीपिंग किसके अंदर आता है? बुक कीपिंग आता है अकाउंटिंग के अंदर। किसके अंदर आता है? अकाउंटिंग के अंदर। और अकाउंटिंग किसके अंदर आता है? अकाउंटेंसी के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? अकाउंटेंसी के अंदर आता है। तो आप लोगों को ये वेन डायग्राम आप लोगों को याद रखना होगा कि सबसे छोटा एरिया किसका है और सबसे बड़ा एरिया किसका है, कौन किसके अंदर आता है ना। तो हम लोग यहाँ पर इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा होता है अकाउंटेंसी और अकाउंटेंसी के बाद आता है अकाउंटिंग और अकाउंटिंग के बाद आता है बुक कीपिंग, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग याद रख सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं अकाउंटिंग साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है और किस प्रकार से अकाउंटिंग साइकिल होता है। तो अब हम लोगों का हेडिंग है अकाउंटिंग साइकिल। अब हम लोग देखते हैं, चलिए अकाउंटिंग साइकिल को। अकाउंटिंग साइकिल, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लेखांकन चक्र। लेखांकन चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं?
लेखांकन चक्र। देखिए लेखांकन चक्र होता क्या है, अकाउंटिंग साइकिल, साइकिल का उदाहरण क्यों दिया गया कि साइकिल का एक खासियत है कि साइकिल में एक चेन होता है और चेन जो है घूम फिर के वहीं पर आता है। तो उसी प्रकार से अकाउंटिंग का भी जो प्रोसेस है, जो भी स्टेप हैं, ये प्रत्येक साल रिपीट होते हैं। प्रत्येक साल क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो अकाउंटिंग का शुरुआत कहाँ पर होता है और वर्ष के अंत में क्या होता है, और फिर से वही रिपीटेशन प्रत्येक साल होता रहता है, प्रत्येक साल वही रिपीटेशन होता है। इसीलिए इसको नाम दिया गया है अकाउंटिंग साइकिल का। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग देखते हैं कि अकाउंटिंग साइकिल कैसे होता है, किस प्रकार से होता है। तो अकाउंटिंग साइकिल का जो पहला कड़ी है, पहला जो इसका प्रोसेस है, पहला स्टेप है, ये हम लोगों का है फिनेंशियल ट्रांजेक्शन। सबसे पहले क्या होगा, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, ट्रांजेक्शन्स यानी कि वित्तीय लेन देन। क्या होगा, वित्तीय लेन देन, लेन देन होगा। सबसे पहले क्या होगा, लेन देन होगा, क्रय विक्रय लेन देन होगा। ठीक है, और लेन देन करने के बाद दूसरा स्टेप में क्या होता है, जर जर्नल एंट्री बनता है। क्या बनता है, जर्नल एंट्री। इसको हम लोग लिखते हैं आपका रिकॉर्डिंग इन जर्नल, रिकॉर्डिंग इन जर्नल, जर्नल एंट्री। ये जर्नल एंट्री क्या होता है मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, जर्नल एंट्री के बाद बनता है लेजर पोस्टिंग। क्या होता है, उसके बाद होता है लेजर पोस्टिंग, है ना। लेजर पोस्टिंग आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, लेजर पोस्टिंग होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि लेजर पोस्टिंग क्या होता है और किस प्रकार से होता है। तो देखिए इसके बाद होता है लेजर पोस्टिंग, और जितने प्रकार के अकाउंट बनते हैं सारे के सारे लेजर पोस्टिंग के माध्यम से ही बनते हैं। ठीक है, मैं आगे चल के आप लोगों को ये बताऊंगा। लेजर, लेजर पोस्टिंग। ठीक है, लेजर पोस्टिंग। मेरे प्यारे दोस्तों जो लेजर पोस्टिंग है, इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी हम लोग पहले साइकिल को समझ लेते हैं। और लेजर पोस्टिंग के बाद होता है हम लोगों का ट्रायल बैलेंस। क्या होता है, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस जिसको तलपट कहा जाता है। मैं आप लोगों को एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ाऊंगा, घबराने की कोई बात नहीं है। और ट्रायल बैलेंस के बाद बनता है, ट्रायल बैलेंस के बाद बनता है फाइनल अकाउंट। क्या बनता है, फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट का भी बेसिकली दो पार्ट होता है। ठीक है, इसका दो स्टेप होता है, फाइनल अकाउंट का दो स्टेप होता है, और इन दोनों स्टेप को मिला करके फाइनल अकाउंट कहा जाता है। ठीक है, तो एक पार्ट का नाम है इनकम स्टेटमेंट, इसका दो पार्ट होता है, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, फाइनल अकाउंट का दो पार्ट है, ये दोनों पार्ट को मिला करके क्या कहते हैं, इन दोनों पार्ट को मिला करके फाइनल अकाउंट कहा जाता है, फाइनल अकाउंट कहा जाता है। तो पहला पार्ट को कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। पहला पार्ट का नाम क्या है, पहला पार्ट का नाम है इनकम स्टेटमेंट। मेरे प्यारे दोस्तों इनकम स्टेटमेंट बेसिकली दो चीज़ से मिलकर बना है। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट कहने का मतलब यहाँ पर दो टर्म है। पहला हम लोगों का है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। क्या है, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको कहा जाता है इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, और इसका दूसरा पार्ट है जिसका नाम है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ये सारे चीज़ों पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से एक साल के अंदर इतना सारा कुछ हम लोग को अकाउंटिंग करना पड़ता है। फिर से न्यू ईयर में हम लोग को फिर से यहाँ से शुरुआत करना पड़ेगा, यानी हम लोग का रिपीटेशन ऐसा ही होता है, प्रत्येक साल हम लोगों का यही रिपीटेशन होता है। तो इसीलिए अकाउंटिंग साइकिल का नाम दिया गया है। ठीक है, मैं आप लोगों को नंबरिंग करके बता रहा हूँ कि देखिए पहले क्या होता है फिर क्या होता है। सबसे पहले एक नंबर में होता है आपका फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, दूसरा नंबर में क्या होता है, रिकॉर्डिंग इन जर्नल, जर्नल एंट्री बनता है। तीसरा स्टेप में क्या होता है, पोस्टिंग होता है लेजर में, लेजर पोस्टिंग। चौथा में क्या होता है, ट्रायल बैलेंस। पांचवा में क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट। और छठा में क्या होता है आपका, बैलेंस शीट। तो टोटल 6 स्टेप हैं जो प्रत्येक साल रिपीट होता है। ठीक है, टोटल छः छः स्टेप हैं जो प्रत्येक साल रिपीट होता है,
और नया साल में फिर से 1 नंबर से शुरू होगा और लास्ट के अंत होते होते यानी साल के अंत होते होते छठा नंबर में खत्म होगा। 1 नंबर में शुरू होगा और 6 नंबर में खत्म होगा और यही प्रत्येक साल रिपीट होता है, इसीलिए इसको अकाउंटिंग साइकिल का नाम दिया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये जानना होगा कि अकाउंटिंग साइकिल में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से स्टेप होते हैं। ठीक है, आप लोगों को टोटल 6 स्टेप याद रखना होगा, इसको एकदम हूबहू दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक, अब देखते हैं कि लेजर, ये लेजर क्या होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी प्रकार के अकाउंट खोलते हैं, जितने भी प्रकार के अकाउंट होते हैं, सारे के सारे लेजर ही हैं। लेजर कुछ नहीं है, सारे अकाउंट को ही लेजर कहा जाता है। ठीक है, लेजर इज नथिंग बट अकाउंट, लेजर कुछ नहीं है, बस खाता ही खाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं, जैसे हुआ केस बुक, केस बुक हुआ तो केस बुक भी एक प्रकार का लेजर हुआ। ठीक है, परचेज बुक हुआ, क्रय बुक हुआ, परचेज बुक हुआ, परचेज बुक हुआ, सेल्स बुक हुआ, सेल्स बुक हुआ। ठीक है, परचेज रिटर्न बुक हुआ, परचेज रिटर्न बुक में आगे बताऊंगा ये सारी चीजें। सेल्स रिटर्न बुक हुआ। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल बुक हुआ, बिल्स रिसीवेबल बुक हुआ। यानी कि जितने प्रकार के बुक हैं, जितने प्रकार के अकाउंट हैं, सारे के सारे को ही हम लोग, यानी अकाउंट को ही हम लोग लेजर कहते हैं। जितने प्रकार के अकाउंट हैं उन्हीं को लेजर कहा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक भी करते चलिए और शेयर भी करते चलिए। ठीक है, मैं इतना अच्छा से पढ़ाऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर करा दूंगा और आप लोगों का एक एक क्वेश्चन आप लोगों को इसी वीडियो से देखने को मिलेगा, मतलब मेरे ही वीडियो से देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं कि लेखांकन का उद्देश्य। हम लोग अभी देखे थे विशेषताएं, और हम लोग देखें अकाउंटिंग साइकिल को देखें और संबंध देखें। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हेडिंग है, यह है लेखांकन का उद्देश्य। ठीक है, हम लोग का हेडिंग है लेखांकन का उद्देश्य। लेखांकन का उद्देश्य, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के उद्देश्य। तो मेरे प्यारे दोस्तों, लेखांकन के प्रमुख 6 उद्देश्य हैं। आप लोगों को 6 वो जानना होगा। आप लोगों को यहाँ से भी एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा कि 4 दिया रहेगा, उसमें से एक बोलेगा कि बताइए इसमें से कौन सा उसका उद्देश्य नहीं है, इस प्रकार से। तो आप लोग अगर टोटल 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट को जान जाएंगे तो आप लोगों का यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या क्या उद्देश्य है। सबसे पहला उद्देश्य है, आप लोगों को मैं वन बाय वन बता रहा हूँ। ठीक है, पहला उद्देश्य है सुव्यवस्थित ढंग से पुनः लेखा करना, यानी कि आप लोगों को उसको रिकॉर्डिंग करना होगा, कंप्लीट रिकॉर्डिंग। मैं आप लोगों को इंग्लिश में लिखा दे रहा हूँ। टू कीप, टू कीप सिस्टमेटिकली, सिस्टमेटिकली, सिस्टमेटिकली एंड कंप्लीट रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी व्यवसाय के लेन देन है, सारे चीज़ों को लिखना होगा। ऐसा नहीं कि राम को बेचें तो लिखें, मोहन को बेचें तो नहीं लिखें, ऐसा नहीं करना है। आपको सिस्टमेटिकली आपको सारे चीज़ों को लिखना है। ठीक है, तो इसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि सारे चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से लिखना। दूसरा उद्देश्य है कि टू डिटरमाइन, टू डिटरमाइन, टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और लॉस, नेट प्रॉफिट और लॉस। हम लोग हिसाब किताब क्यों करते हैं? हम लोग हिसाब किताब इसलिए करते हैं ताकि हम लोग का डिटरमाइंड हो, पता चले कि कितना रुपये का प्रॉफिट हुआ या फिर कितना रुपये का लॉस हुआ, इसके लिए। ठीक है, तो ये हम लोगों का एक उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य क्या है कि टू असर्टेन, असर्टेन
फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति कैसी है, इस चीज को ज्ञात करना कि हमारा व्यवसाय की स्थिति सही है कि खराब है, हमारा दिन अच्छा चल रहा है कि हमारा दिन बुरा चल रहा है, इस चीज को जांच करना भी जरूरी है। तो इसके लिए भी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, यानी अकाउंटिंग का उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर इकोनॉमिक डिसीजंस। अगर हम लोग को कोई भी आर्थिक निर्णय लेना है तो उसके लिए हम लोगों का अपना इकोनॉमिक स्थिति यानी कि हम लोगों का अपना फिनेंशियल पोजीशन यानी कि आर्थिक स्थिति देखना होगा, इकोनॉमिक पोजीशन देखना होगा। तो अगर कोई भी डिसीजन लेंगे तो अगर हम लोग का अकाउंटिंग मेंटेन है तो अकाउंटिंग की सहायता से हम लोग डिसीजन ले सकते हैं कि ये डिसीजन हम लोग के लिए उचित होगा कि अनुचित होगा, हम लोग उस पर देख सकते हैं और एक उचित निर्णय ले सकते हैं। तो ये भी इसका एक उद्देश्य है। फिफ्थ देखिएगा, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज, जो पार्टीज हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे हमारे बिजनेस में कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर कोई हमारे बिजनेस में कोई अपना सप्लाई करना चाहते हैं, तो उनको भी अपना इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए यानी कि उन लोगों को भी अपना जानकारी बताने के लिए अकाउंटिंग का उद्देश्य पड़ता है। अगर मेरे पास अकाउंटिंग है, सारे चीज़ों की जानकारी है, तो मेरे जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, जो भी मेरे व्यवसाय में इंटरेस्ट रखते हैं यानी कि रुचि रखते हैं, वह इन्वेस्ट करने में रुचि रखते हो या फिर सप्लाई करने में या फिर किसी भी टर्म में, तो हम उसको अपना स्थिति बता सकते हैं, दिखा सकते हैं कि देखो मेरे कंपनी का स्थिति ऐसा है, तुम चाहो तो इसमें मेरे यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये मेरा एक उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोगों का टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट्स। देखिए, एक व्यापार को चलाने के लिए बहुत सारे नियम कानून का भी पालन करना पड़ता है ना। समय समय में टैक्स भरना और बहुत सारे चीज़ें हैं जिन पर हम लोग को नज़र रखना पड़ता है। तो अगर हम लोग का अकाउंटिंग है, सारे चीज़ों का अगर रजिस्टर मेंटेन है, सारे चीज़ों का लिखित प्रमाण है, तो हम लोग कानून की जो आवश्यकता होती है, जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए कानून को, प्रशासन को, उसको हम लोग शो करा सकते हैं। तो ये भी उसका एक उद्देश्य होता है। तो देखा जाए तो बेसिकली हम लोग 6 उद्देश्य पर चर्चा किए और इन चीज़ों को आप लोग जरूर नोट्स कीजिए और पढ़िए और मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, नेचर ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का नेचर कैसा होता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, अकाउंटिंग का नेचर से आप लोगों का एक क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा, कंफर्म आएगा। ठीक है, तो अब जो हम लोगों का हेडिंग है नेचर ऑफ अकाउंटिंग। नेचर ऑफ अकाउंटिंग यानी कि लेखांकन की प्रकृति। लेखांकन की प्रकृति। तो मेरे प्यारे दोस्तों, लेखांकन की प्रकृति पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए लेखांकन जो है ये क्या है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि लेखांकन क्या है। तो लेखांकन एक कला है। बहुत विद्वानों का मानना है कि लेखांकन क्या है, लेखांकन एक कला है। लेखांकन एक क्या है, कला है। लेखांकन एक कला है, यानी अकाउंटिंग इज एन आर्ट। ये एक कला है और लेखांकन को एक कला माना गया है। और
इसलिए कला माना गया है कि ये जो है सो चीज़ों को घटनाओं को लिखती है, उसको वर्गीकृत करती है और उसको सारांशित करती है और परिणामों की व्याख्या करती है। यानी जो भी उसका रिजल्ट आता है उसको प्रेजेंट करती है, लोगों के सामने शो करती है कि देखिए इस कंपनी का ये प्रॉफिट हुआ, ये लॉस हुआ, इतना प्रॉफिट में चला, इतना नुकसान में चला, यानी सारे चीज़ों को कलाबद्ध करती है। ठीक है, तो इसीलिए लेखांकन को एक कला माना जाता है। और लेकिन साथ के साथ क्या है कि लेखांकन एक विज्ञान भी है। लेखांकन क्या है? लेखांकन एक विज्ञान भी है। लेखांकन क्या है? लेखांकन एक विज्ञान भी है। तो अकाउंटिंग इज ए साइंस। ठीक है, साइंस। लेखांकन साइंस भी है। साइंस इसलिए है कि देखिए अभी भी लेखांकन परिपूर्ण नहीं है। चीज़ों की आविष्कार हो रही है, नई नई खोज हो रही है और उसमें अभी भी डेवलप हो ही रहा है। कुछ ना कुछ चीज़ें जुड़ी जा रही है, चीज़ों का विकास हो रहा है, समय के साथ परिवर्तन हो रहा है ना, और नए नए चीज़ों को उसमें इंक्लूड किया जा रहा है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि लेखांकन एक विज्ञान है। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, यहाँ से आप लोगों को एक क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि लेखांकन क्या है। क्वेश्चन आता है कि लेखांकन क्या है, लेखांकन क्या है। ठीक है, व्हाट इज अकाउंटिंग, व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या है। तो आप लोगों को आंसर देना होगा बोथ। क्या है? बोथ, दोनों है। क्या है? दोनों है। दोनों क्या क्या है कि लेखांकन कला भी है और विज्ञान भी है ना। लेखांकन कला एवं विज्ञान दोनों है। लेखांकन कला एवं विज्ञान दोनों है। विज्ञान दोनों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग दोनों ही है, ये आर्ट्स भी है साइंस भी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, लेखांकन एक पेशा है। लेखांकन क्या है? लेखांकन एक पेशा है। एक पेशा है, यानी कि अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज ए प्रोफेशन। अकाउंटिंग इज ए प्रोफेशन, अकाउंटिंग एक पेशा है। और लास्ट है अच्छा उससे पहले जानना होगा आप लोग को, लेखांकन एक सामाजिक शक्ति है। लेखांकन क्या है? एक सामाजिक शक्ति है। एक सामाजिक शक्ति है, शक्ति है। तो देखिए समाज का एक ताकत है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है समाज में अकाउंटिंग। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं और अकाउंटिंग के साथ कर रहे हैं तो आपका एक उचित बिजनेस माना जाएगा, लीगल बिजनेस माना जाएगा और उसका एक अलग वैल्यू रहेगा, एक समाज में शक्ति बढ़ता है। लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हैं लेकिन अगर आपका कोई अकाउंटिंग नहीं है, कोई लेखा जोखा नहीं है, तो आदमी को कैसे पता चलेगा कि आपका व्यापार कैसा है, कितना बड़ा बिजनेस है, आपका बिजनेस में क्या होता है, गलत बिजनेस है कि सही बिजनेस है। इसलिए लेखांकन जो है एक समाज की शक्ति भी है। ठीक है, अकाउंटिंग इज ए सोशल फोर्स। अकाउंटिंग इज ए सोशल फोर्स, सोशल फोर्स। और लास्ट जानना होगा आप लोगों को, लेखांकन एक सेवा कार्य है। लेखांकन एक सेवा कार्य है। क्या कार्य है? सेवा कार्य है, सेवा कार्य है। अकाउंटिंग इज ए सर्विस एक्टिविटी। ये क्या है? एक सर्विस एक्टिविटी यानी कि सेवा कार्य है। तो टोटल आप लोग को इसमें 5-6 पॉइंट जानना होगा। और क्वेश्चन कैसा आता है कि लेखांकन क्या है, और ऑप्शन देता है कि लेखांकन एक कला है, दूसरा देता है लेखांकन एक विज्ञान है, और तीसरा देता है कि कला एवं विज्ञान दोनों है। तो इसका आंसर दीजिएगा कि कला एवं विज्ञान दोनों है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं लेखांकन के कार्य। ठीक है, लेखांकन के कार्य, लेखांकन के कार्य।
लेखांकन के कार्य, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के कार्य। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, लेखांकन के कुल 6 कार्य होते हैं। तो आप लोगों को 6 कार्य जानना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आप लोगों को इसके कार्य से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं कि लेखांकन के क्या क्या कार्य होते हैं। तो लेखांकन का पहला कार्य है कि रिकॉर्डिंग फंक्शन, यानी लिखने का काम है। लेखांकन का मेन काम क्या है कि लिखना, चीज़ों को जो भी लेन देन हो रहा है उसको लिखिए। यानी कि पहला रिकॉर्डिंग फंक्शंस। ठीक है, रिकॉर्डिंग फंक्शन, रिकॉर्डिंग फंक्शन लिखने का काम है। दूसरा है कि इंटरप्रेटेटिव फंक्शन, व्याख्यात्मक कार्य है। ठीक है, इंटरप्रेटेटिव फंक्शन, चीज़ों को व्याख्यात्मक, यानी चीज़ों को इस प्रकार से लिखना है कि उसको व्याख्यान हो, कि लोगों को देख के समझ में आए। कुछ उटपटांग नहीं लिखना है, आपको इस तरीके से लिखना है कि चीज़ों को देखे लोग तो समझ जाएं, यानी व्याख्यात्मक हो। दूसरा है संप्रेषणात्मक कार्य, यानी कि कम्युनिकेटिंग फंक्शन, कम्युनिकेटिंग फंक्शन, कम्युनिकेटिंग फंक्शन। नेक्स्ट है आपका मीटिंग लीगल नीड्स, मीटिंग लीगल नीड्स। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कहीं पर हम लोग को नीड पड़ गया, जरूरत पड़ गया लीगल तौर पर, लीगली कानूनिक तौर पर, कानून में दस्तावेज के तौर पर, तो ये कार्य है कि हम लोग उसको अपना लीगल डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका कार्य है, दिखाते हैं, प्रेजेंट भी करते हैं कि अगर कभी मांगा कि लाइसेंस दिखाइए, या फिर आपका इनकम स्टेटमेंट दिखाइए, या फिर आपका टैक्सेशन जो इस बार दिए उसको दिखाइए। तो आप, अगर आपके पास अकाउंटिंग है तो आप इन सारे काम को कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको वीवीआई कर दीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? प्रोटेक्टिंग, जो भी हम लोग की संपत्ति है उस चीज़ का प्रोटेक्ट करता है। बिजनेस एसेट्स, व्यवसाय की जो भी संपत्तियां हैं उनको कौन रक्षा करता है? अकाउंटिंग रक्षा करता है। मान लेते हैं कि मेरा एक बहुत बड़ा ज़मीन है। ठीक है, मेरा एक बहुत बड़ा ज़मीन है, लैंड है, और इस ज़मीन का मालिक मैं ही हूँ, लेकिन अगर मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो मैं इसकी रक्षा कर पाऊँगा? नहीं कर पाऊँगा। तो इसीलिए जो भी हमारे संपत्ति हैं उनका अगर आप लेखांकन करते हैं, यानी आपके पास उसका लीगल रिटेन डॉक्यूमेंट है, तो आप संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं, यानी अपना हक दिखा सकते हैं कि देखो ये मेरा है, इसमें मेरा अधिकार है। ठीक है, तो प्रोटेक्ट बिजनेस एसेट्स का प्रोटेक्ट होता है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जो है इसका और लास्ट है कि डिसीजन मेकिंग में निर्णय करता है। अगर हम लोग को कोई भी डिसीजन मेकिंग लेना है, डिसीजन लेना है ना, तो उसके लिए हेल्प करता है, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। अगर कोई भी निर्णय लेना है तो उसके लिए आपको आपका लेखांकन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो इस प्रकार से हम लोग टोटल लेखांकन के 6 कार्य देखें, 6 ही कार्य आप लोग हैं को जानना होगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लेखांकन के प्रकार या शाखाएं। लेखांकन के प्रकार या शाखाएं, तो देखिए लेखांकन की अगर प्रमुख शाखाओं की बात करते हैं तो इसके प्रमुख 3 शाखाएं होती हैं, और बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे समय में परिवर्तन हुआ तो इसमें शाखाएं में कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन बेसिकली इसका 3 शाखा होता है।
तो अब हम लोग का हेडिंग है कि लेखांकन की शाखाएं, लेखांकन की शाखाएं, लेखांकन की शाखाएं या प्रकार, या प्रकार, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम लोग कि ब्रांचेज, ब्रांचेज और टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का ब्रांच और इसका टाइप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जितना इसको इंपॉर्टेंट बोलूँ उतना कम पड़ता है, ठीक है। तो इसकी प्रमुख शाखाएं 3 हैं। प्रमुख शाखाएं कितनी हैं? 3 है, 1, 2 और 3। पहला है फिनेंशियल अकाउंटिंग, फिनेंशियल अकाउंटिंग जिसको कहा जाता है वित्तीय लेखांकन, जिसको कहा जाता है क्या? वित्तीय लेखांकन। दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग यानी कि लागत लेखांकन, लागत लेखांकन की किस पर कितना लागत पड़ रहा है, लागत लेखांकन। और थर्ड है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी कि प्रबंधीय, प्रबंध लेखांकन, प्रबंध लेखांकन। तो इसकी प्रमुख शाखाएं 3 है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसकी प्रमुख शाखाएं कितनी होती हैं। तो इसकी प्रमुख प्रमुख शाखाएं 3 हैं। लेकिन एक कहावत बहुत अच्छा है कि समय के साथ साथ परिवर्तन होता है और कुछ अन्य शाखाएं भी आजकल बन के आई हैं। तो ये तुम हुई मुख्य शाखाएं। अगर ऑप्शन इस प्रकार से रहता है कि क्वेश्चन रहता है कि बताइए कि लेखांकन की शाखाएं कौन कौन सी हैं, तो ये तीनों को टिक मारना है। और एक रहेगा कि ऑल ऑफ दी अबव, तो ऑल ऑफ दी अबव को टिक मारिएगा। लेकिन एक आजकल जानना होगा कि अन्य शाखाएं भी प्रचलित हुई हैं, तो लेखांकन की अन्य शाखाएं पर हम लोग चर्चा करेंगे अभी, ठीक है। ये तो प्रमुख शाखाएं हुई। प्रमुख शाखाओं के अलावा अन्य शाखाएं भी हैं जिस पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए हम लोग देखते हैं, चलिए कि कौन कौन सी इसकी अन्य शाखाएं हैं, ठीक है। तो हेडिंग रहेगा हम लोगों का लेखांकन की अन्य शाखाएं, लेखांकन की अन्य शाखाएं, लेखांकन की अन्य शाखाएं, अन्य शाखाएं। प्रमुख शाखाएं तो 3 होती है, ये सब है ना, ये जानना होगा। लेकिन इसकी अन्य शाखाएं भी हैं जिसको हम लोग बोलेंगे अदर ब्रांचेज ऑफ, अदर ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग। तो इसकी अन्य शाखाएं क्या क्या हैं, ध्यान दीजिएगा। इसकी अन्य शाखाएं में आता है जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है टैक्स अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग ये बाद में प्रचलित हुई है, ठीक है। टैक्स अकाउंटिंग के बाद आया है आपका गवर्नमेंट अकाउंटिंग, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, गवर्नमेंट अकाउंटिंग। उसके बाद आपका आया है आपका सोशल अकाउंटिंग, आजकल बहुत फेमस चल रहा है सोशल अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग। और आप लोग सुने होंगे आजकल HRA का नाम सुने होंगे, है ना, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो ये सारी लेखांकन की अन्य शाखाएं हैं, ठीक है। मेन शाखाएं 3 हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रमुख शाखाएं, और अन्य शाखाएं 4 हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी प्रमुख शाखाएं, ठीक है, प्रमुख शाखाएं। आई होप आप मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को समझ में आ रहा होगा और आप सब इतना समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग का हेडिंग है कि लेखांकन की सीमाएं, लेखांकन की सीमाएं। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं लेखांकन की सीमाएं, क्योंकि आज जितना भी
हम लोग देख रहे हैं, सारे थ्योरिकल पार्ट देख रहे हैं। तो कल से हम लोग थ्योरिकल पार्ट नहीं देखेंगे, कल हम लोग इस चैप्टर के एमसीक्यू को देखेंगे कि क्या क्या एमसीक्यू बन सकते हैं। तो एमसीक्यू को सॉल्व करने से पहले हम लोग जब तक उसका बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे कि चीज़ें की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, जब तक हम लोग चैप्टर को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तब तक एमसीक्यू कैसे बनाएंगे। तो इसीलिए मैं पहले आप लोगों को चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और चैप्टर एक बार समझने के बाद आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम लोगों का जो नेक्स्ट हेडिंग है, ये हम लोगों का है कि लेखांकन की सीमाएं। लेखांकन की सीमाएं, लेखांकन की सीमाएं, लिमिटेशन। देखिए हर किसी का एक कुछ न कुछ लिमिट है ना। लेखांकन की सीमाएं, लिमिटेशंस, टेशंस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की सीमाएं, और फिनेंशियल अकाउंटिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि लेखांकन की कौन कौन सी सीमाएं हैं। वन बाय वन देखेंगे, शिद्दत से पढ़ेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट में क्लियर करा दूंगा, पूरा कॉमर्स घोल के पिला दूंगा, ठीक है। आप लोगों का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। 80 में से 80 आप लोग लाएंगे, मैं इस चीज़ की वादा करता हूँ। तो देखिए क्या क्या इसकी सीमाएं हैं। तो पहला सीमा है कि लेखांकन जो है ये सिर्फ मौद्रिक तथ्यों का ही लेखा करती है। क्या करती है? सिर्फ मौद्रिक तथ्यों का ही लेखा करती है। सिर्फ मौद्रिक तथ्यों का ही लेखा करती है। तथ्यों का ही लेखा करती है, लेखा करती है। इसका मतलब ये हुआ ना कि अकाउंटिंग में हम लोग बस उसी को लिख सकते हैं जिसको हम लोग मॉनेटरी टर्म यानी कि मॉनेटरी वैल्यू दे सकते हैं। जैसे अगर मैं उदाहरण दूं कि मैंने राम को 10,000 रुपये का माल बेचा, तो मैं इसको अकाउंटिंग में लिखूंगा क्योंकि इसका कुछ ना कुछ एक मॉनेटरी वैल्यू है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि श्याम बहुत सुंदर है, तो क्या मैं उसको अकाउंटिंग में लिख पाऊंगा? नहीं। कितना सुंदर है? 10 रुपया सुंदर है, 50 रुपया सुंदर है, 25 रुपया सुंदर है, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? नहीं। यानी कि जिसको मुद्रा में नहीं मापा जा सकता है उसको अकाउंटिंग में नहीं लिखा जाता है। अकाउंटिंग में उसी को लिखा जाता है जिसको कि मुद्रा में मापा जाता है, ठीक है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसका लिमिटेशन क्या है कि सिर्फ मौद्रिक तथ्यों का ही लेखा करती है ना। और जिसको मुद्रा में नहीं माप सकते हैं उसको हम लोग अकाउंटिंग में नहीं लिखते हैं। दूसरा है कि भूतकालीन शल्य, है ना, शल्य परीक्षण, भूतकालीन शल्य परीक्षण, भूतकालीन शल्य परीक्षण। तो इसमें क्या होता है कि भूतकालीन जैसे कि जो समय बीत गया, तो उस चीज के आधार पर हम लोग भविष्य में अच्छा होगा, तो इसमें हम लोग एक अनुमानित कार्य करते हैं। लेकिन हम लोग कन्फर्मली ऐसा नहीं कर सकते हैं कि पिछला मतलब जो पास्ट में बीत गया उसको देख के आने वाला दिन में अच्छा ही होगा। हम कंफर्मेशन नहीं कर सकते, हम एजम्पशन कर सकते हैं लेकिन कंफर्म नहीं बोल सकते हैं। तो इसका भी एक परीक्षण होता है। दूसरा है कि व्यक्तिगत व्यक्तिगत निर्णयों निर्णयों का प्रभाव। अगर हम लोग कोई भी इंडिविजुअली डिसीजन लेते हैं तो लेखांकन की सीमाएं हैं और उसका प्रभाव हम लोग को पड़ता है ना। क्योंकि एक जो भी डिसीजन लेना पड़ता है वो एक व्यक्ति ही लेता है, तो इस प्रकार से उसकी सीमाएं हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लेखांकन विवरण, लेखांकन विवरण पूर्णतः सत्य नहीं। यानी जो भी हम लोग के लेखांकन विवरण है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हैं, अकाउंटिंग डिटेल्स हैं, ये हम लोग पूरा पूरी सत्य है ये नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इंसान के द्वारा बनाया जाता है तो कुछ ना कुछ त्रुटि हो सकता है ना। कहीं पर लिखना था 50 रुपया, लिख दिए 500 रुपया। तो इस प्रकार से हम लोग आंख बंद करके कि यही सही है, रामबाण सत्य है, तो ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये मानव निर्मित है। तो हम लोग पूर्णतः सत्य नहीं मान सकते इस चीज़ को, ठीक है।
नेक्स्ट है आप लोगों को जानना होगा कि लेखांकन सिद्धांतों में अंतर, लेखांकन सिद्धांतों के प्रतिपालन में अंतर लिख दीजिए, प्रतिपालन में अंतर। इसमें क्या होता है कि लेखांकन सिद्धांत तो हैं, लेकिन बहुत कोई अपना अपना तरीका से इसका प्रतिपालन करता है, तो ये भी इसकी सीमाएं हैं, है ना। बहुत सारी भिन्नताएं रहती है, सब कोई अपना अपना अलग अलग थोड़ा सा मेथड अप्लाई करता है। एक सीधा सा उदाहरण हम लोग लेते हैं कि आजकल सॉफ्टवेयर का दुनिया है, तो हर बिजनेसमैन अपना अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है। भले अकाउंटिंग सब कोई कर रहा है, सब कोई नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकाल जरूर रहा है, सारे चीज़ों का फॉर्मेलिटी निभा रहा है, लेकिन एक प्रतिपालन का तरीका अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट है आपका कि सीमित अवधि का चित्र प्रस्तुत करना। देखिए लेखांकन में भी ऐसा नहीं कि हम बहुत दिनों का चीजें प्रस्तुत कर सकते हैं, यानी एक निश्चित अवधि का ही हम लोग चीजें प्रस्तुत कर सकते हैं। सॉरी, 10 साल, 20 साल, 50 साल, एक निश्चित टाइम पीरियड का ही हम लोग सारे चीजों को अकाउंटिंग में दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत पहले का दिखा सकते हैं, यानी कि उसका भी एक लिमिटेशन है दिखाने का। नेक्स्ट है आपका व्याख्यात्मक विवरण का अभाव, व्याख्यात्मक विवरण का अभाव। ऐसा नहीं है कि सारे चीज़ों पर हम लोग व्याख्या कर सकते हैं, बहुत ऐसे चीज़ों हैं पर जिस पर हम लोग का व्याख्या नहीं कर सकते हैं, मान करके चलना पड़ता है। मैं आगे बताऊंगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जिन पर हम लोग व्याख्या नहीं कर सकते हैं, तो चीज़ें मान के चलनी पड़ती है, तो उसका भी एक अभाव रहता है, उसकी भी एक सीमा है ना। और कभी कभी होता है कि वास्तविक मूल्य ना बता पाना। कभी कभी ऐसा होता है कि चीज़ों का एग्जैक्टली वैल्यू अगर हमको नहीं पता है, तो हम चीज़ों को उसमें अपना अधूरा हो जाते हैं, एकदम एग्जैक्टली हम लोग उसका वैल्यू नहीं शो कर पाते हैं, तो इसके बहुत सारी सीमाएं हैं। तो इस प्रकार से हम लोग टोटल इतने सारे पॉइंट को हम लोग देखें इसकी सीमा के अंदर, ठीक है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग का इसमें ज़्यादा कुछ बच नहीं रहा है, थोड़ा बहुत सारी चीज़ें बच रही हैं, तो जिसको हम लोग अभी देखते हैं और इसको हम लोग ख़त्म भी कर देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हम लोग नहीं खींचेंगे, क्योंकि हम लोग एमसीक्यू भी करेंगे। तो देखिए अब हम लोग का जो हेडिंग है ये हम लोगों का है लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता। लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता है ना, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो देखिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का जो यूजर है इसको हम लोग बेसिकली दो पार्ट में बांटेंगे, ठीक है। कुछ यूजर्स को हम लोग इंटरनल यूजर्स बोलेंगे और कुछ यूजर्स को हम लोग एक्सटर्नल यूजर्स बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, पहला बांटते हैं इंटरनल यूजर्स और दूसरा बांटते हैं हम लोग एक्सटर्नल यूजर्स, यानी कि बाहर के व्यक्ति को एक्सटर्नल बोल रहे हैं और अंदर के व्यक्ति को इंटरनल बोल रहे हैं, ठीक है। तो दो प्रकार के उपयोगकर्ता होते हैं जिनको हम लोग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो देखिए इंटरनल में कौन कौन आते हैं, तो इंटरनल में आते हैं ओनर यानी कि स्वामी, बिजनेस के जो ओनर होते हैं उनको हम लोग इंटरनल में मानते हैं।
दूसरा मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट है उनको हम लोग अंदर का व्यक्ति मानते हैं और अंदर के व्यक्ति होते भी हैं, ठीक है। और जो भी वर्कर्स एंड एम्प्लॉय होते हैं, वर्कर्स एंड एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज, ये सारे के सारे इंटरनल यूजर्स हैं, क्योंकि कंपनी के अंदर के आदमी हैं, ठीक है। तो इनको भी हम लोग बताते हैं, जो भी लेन देन होता है, जो भी हिसाब किताब, जो भी फाइनल रिजल्ट हुआ, इन सबको हम लोग बताते हैं। तो ये सारे इंटरनल यूजर्स हुए। अब देखते हैं कि एक्सटर्नल यूजर्स में कौन कौन आते हैं। तो एक्सटर्नल यूजर्स में कौन कौन आते हैं, जैसे जो इन्वेस्ट करते हैं, है ना, इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर जो भी हमारी कंपनी में पैसा लगाए हैं उनको इन्वेस्टर्स बोलते हैं। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का ही दूसरा नाम क्या है, सप्लायर्स, जो हमारी कंपनी में सप्लाई करते हैं, चीज़ों का सप्लाई करते हैं, ठीक है। दूसरा है बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस, तो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर बैंकें हैं जहाँ से हमने लोन ले रखी है, पैसे कर्ज ले रखी है, उनको भी दिखाना पड़ता है कि देखिए हमारा बिजनेस का अकाउंटिंग रिपोर्ट ये है, फाइनल रिजल्ट ये, हम लोग का बिजनेस अच्छा चल रहा है, खराब चल रहा है, कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है। ये सारे चीज़ें एक्सटर्नल यूजर होने के नाते उन्हें भी दिखाना पड़ता है, ठीक है। ट्रेड ट्रेड यूनियन, जो ट्रेड के यूनियन होते हैं, या ट्रेड यूनियन क्या है हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो ट्रेड यूनियंस को दिखाना पड़ता है, ठीक है। ट्रेड यूनियंस के बाद जो भी हम लोगों के फाइनेंशियल एनालिसिस्ट हैं, सॉरी, फाइनेंशियल एनालिसिस्ट, एनालिसिस्ट, फाइनेंशियल एनालिसिस्ट बोलिए, एडवाइजर बोलिए, जो जिन लोगों से हम लोग एडवाइस लेते हैं, एडवाइजर, ठीक है। या फिर ब्रोकर्स बोलिए, दलाल, ब्रोकर्स, ब्रोकर्स, या फिर अंडर राइटर्स, इन लोगों को भी हम लोग दिखाते हैं कि देखिए हम लोगों का व्यापार का ये स्थिति रहा, ये फाइनेंशियल रिपोर्ट रहा, ठीक है। और किसको दिखाते हैं हम लोग, पब्लिक को भी दिखाते हैं, पब्लिक को दिखाते हैं, कस्टमर्स को दिखाते हैं, कस्टमर्स को दिखाते हैं, टैक्स अथॉरिटी को दिखाते हैं, जो हमारे यहाँ पर टैक्स लेने आती है, टैक्स अथॉरिटी, जहाँ पर हम लोग इनकम टैक्स जमा करते हैं, अथॉरिटीज को, अथॉरिटी को। रिसर्चर्स को दिखाते हैं, जो रिसर्च में लगे हुए हैं, रिसर्चर्स को, रिसर्चर्स को। और कंपटीटर को भी दिखाते हैं, ताकि कंपटीशन का लेवल भी पता चले कि हमारा क्या लेवल है और आपका क्या लेवल है। तो इस प्रकार से हम लोग अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट यानी कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन सारे लोगों को दिखाते हैं। जो अंदर के लोग हैं उनको इंटरनल यूजर बोलते हैं और जो बाहर के लोग हैं उनको एक्सटर्नल यूजर कहा जाता है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं, बस और दो चार पॉइंट बचा हुआ है, जिसके बाद हम लोग का इस टॉपिक का सारा थ्योरिकल पार्ट खत्म हो जाएगा और हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके एमसीक्यू को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोगों का हेडिंग है लेखांकन सूचनाओं का गुणात्मक विशेषताएं। ये हेडिंग है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जानना होगा, स्किप करने से कोई फायदा नहीं है। पढ़ना हम लोग को है, समय बहुत कम है, तो हम लोग को अगर एक दिन में 4-4 घंटा भी पढ़ना पड़े तो हम लोग पढ़ेंगे, उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे, आप लोगों को पीछे हटना नहीं है, ठीक है। मैं आप लोगों को खूब मेहनत कराऊंगा, जी तोड़ के मेहनत करेंगे। लेखांकन सूचनाओं की गुणात्मक विशेषताएं, गुणात्मक विशेषताएं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस, इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो
इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन है ना। तो लेखांकन सूचनाओं की गुणात्मक विशेषता है। तो लेखांकन सूचनाओं की गुणात्मक विशेषता में क्या क्या आती है आप लोगों को जानना होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को बस इसमें ज़्यादा नहीं है, 4 पॉइंट है जो जानना होता है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी प्रमुख 4 विशेषताएं होती है। पहला होती है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता विश्वसनीयता जिसको कि हम लोग बोलते हैं रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी यानी कि जो भी लेखांकन सूचना होगा वह विश्वसनीय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें धोखाधड़ी हो, धोखाधड़ी नहीं, क्योंकि बिजनेस जो है ना, बिजनेस जो है ना विश्वास से ही चलता है, ये बात आप लोगों को पता है। दूसरा है आपका प्रशासक प्रासंगिकता। प्रासंगिकता प्रासंगिकता को हम लोग बोलते हैं रिलीवेंस। रिलेवेंस। और थर्ड है बोधगम्यता। बोधगम्यता बोधगम्यता इसको हम लोग बोलते हैं अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी यानी समझदारी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, है ना। इस प्रकार से चीज़ों को व्याख्या करना है कि लोग समझ सकें। ऐसा नहीं कि इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिए कि लोग को समझ में ही नहीं आ रहा है। और तुलनीयता। तुलनीयता यानी कि है ना, कॉम्पैरेटिव कॉम्पैरेटिबिलिटी यानी कि एक कंपनी का इंफॉर्मेशन को दूसरे कंपनी से अगर तुलना करना पड़े तो तुलनीयता हो, तुलना कर सकें, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुलना ना कर सकें। तो इस प्रकार से हम लोग देखें मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं लेखांकन के अन्य विषयों से संबंध। तो लेखांकन का संबंध और किन किन विषय से है, तो उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। और हम लोग का आज का क्लास यहीं पर समाप्त होगा, ये चैप्टर हम लोग का यहीं पर समाप्त होगा। और कल हम लोग इस चैप्टर के एमसीक्यू को डिस्कशन करेंगे। तो लेखांकन का हेडिंग है हम लोगों का, लेखांकन का अन्य विषयों से संबंध। विषयों से संबंध कि लेखांकन का संबंध और किन किन विषय से है, ठीक है। यानी हम लोग इसको बोल सकते हैं कि रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विथ अदर सब्जेक्ट्स दूसरे दूसरे विषय से, और किन किन विषय से इसका संबंध है। लेखांकन का संबंध किन किन विषय से है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लेखांकन का संबंध किन किन विषयों से है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किन किन विषय से है, ठीक है। तो पहला हम लोग देखते हैं अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट। लेखांकन एवं प्रबंध। लेखांकन एवं प्रबंध, ठीक है, इसका संबंध मैनेजमेंट से है। दूसरा देखते हैं हम लोग अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स। अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स लेखांकन का संबंध किससे है, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र से भी है। नेक्स्ट देखते हैं अकाउंटिंग एंड लॉ। अकाउंटिंग एंड लॉ इसका संबंध कानून से भी है, ठीक है, कानून की चीज़ों से भी इसकी संबंध है। अकाउंटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। अकाउंटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स इसका संबंध सांख्यिकी से भी है। नेक्स्ट देखते हैं अकाउंटिंग एंड इंजीनियरिंग। अकाउंटिंग का रिलेशन इंजीनियरिंग से भी है। अकाउंटिंग एंड इंजीनियरिंग अकाउंटिंग एंड इंजीनियरिंग। और लास्ट देखते हैं अकाउंटिंग एंड मैथमेटिक्स। अकाउंटिंग एंड मैथमेटिक्स
ठीक है। तो लेखांकन का संबंध इन सारे विषयों से है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों कि लेखांकन का संबंध किन किन विषयों से है। ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस चैप्टर में जितना भी थ्योरी का पार्ट था मैंने दो पार्ट में डिस्कशन किया। ये पार्ट 2 है, और आप लोगों को इससे पहले पार्ट 1 देखे होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 भी देखिए, मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक। तो और जितने भी वीडियो मैं बनाऊंगा आप लोग हर एक वीडियो को देखिएगा पूरा। हम लोग का टारगेट है कि 80 में 80 लाना है। डबल एओ इस बार हम लोग को डबल एओ में सिलेक्शन लेना है। ठीक है, डबल एओ बनना है, और इसी के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, रात रात जग करके हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो हम लोग का जरूर सपना साकार होगा, है ना। और इतना चैप्टर आप लोग समझ गए, पूरा फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो गया। अब हम लोग इसके एमसीक्यू को देखेंगे कि इस चैप्टर से क्या क्या एमसीक्यू बन सकता है, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम में अल्टीमेटली एमसीक्यू ही आएगा, लेकिन एमसीक्यू तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे। इसलिए पहले हम चैप्टर को पढ़ा दिए, अब आप लोगों को एमसीक्यू कराएंगे। ठीक है, और हर एक चैप्टर को हम लोग इसी प्रकार से पढ़ेंगे, फिर एमसीक्यू करेंगे, पढ़ेंगे एमसीक्यू करेंगे, और एक बार पूरा कंप्लीट होने के बाद बस एमसीक्यू करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो इस प्रकार से कराएंगे कि आप लोगों का पूरा पूरी इसी वीडियो सीरीज से ही आप लोगों का 80 में 80 आएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग एक भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हर एक वीडियो में आप लोगों के लिए डेली अपलोड कर रहा हूँ, देखिए मैक्सिमम शेयर कीजिए, और हम लोग को 80 में 80 लाना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।